बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट करना है। स्टूडेंट पहले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ सिंपल किस्म की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्रामर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोग्रामर ऐसा पर्सन जो कि ये सलाहियत रखता है कि वो एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम बना सके, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। फिर इसमें हमने कुछ और डेफिनेशंस जो है वो आईडी की डेफिनेशन की थी कि आईडी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है। अब आईडी के अंदर फर्दर जो टूल्स हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उसमें टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम टाइप करते हैं, एडिट करते हैं। फिर उसमें हमने बात की थी कंपाइलर की। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और हर हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर इंस्टॉल होता है। तो सी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। अब कंपाइलर का बेसिक पर्पज़ ये है कि ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, जो कि 0 और 1 पे बेस करती है। लिहाजा जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें फर्दर 2 डेफिनेशन थी कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ए प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, वो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको स्टूडेंट हम सोर्स कोड कहते हैं। और इसी तरह जब ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और उसको स्टूडेंट हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। आज स्टूडेंट जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो कमेंट्स है कि कमेंट्स क्या होते हैं, फर्दर इंटरप्रिटेशन। हम कोई भी किसी भी कोड में फर्दर इंटरप्रेट करना चाहते हैं चीज़, मगर वो कोडिंग का हिस्सा ना हो, तो उसको हम देखेंगे। फिर कमेंट्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं आपकी, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, उसको हम देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, ताकि एक दफ़ा उसको हम रिवाइज़ कर लें। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ बेसिक किस्म की डेफिनेशंस की थी, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसमें हमने एक बेटा डेफिनेशन की थी सिंटैक्स क्या होता है। मैंने बात की थी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ख़ास तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। उन रूल्स को, उन कवानीन को स्टूडेंट हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम आर रेफर्ड एज सिंटैक्स। और इसी तरह हमने बात की थी कि सिंटैक्स एरर क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम टाइप करते हुए जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं उसको ओबे ना करें और अपनी मर्ज़ी से ही कमांड या स्टेटमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हमें जो कंपाइलर है वो एरर, ज़हन में रखें ये एरर कौन देता है, कंपाइलर जो है। कंपाइलर हमारा क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और उसके बाद जो हमारे सोर्स कोड के अंदर एरर्स होते हैं उन एरर्स को डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही जो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है, एरर को डिटेक्ट करता है और हमें फिर एरर देता है कि आपने जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं उसको ओबे नहीं किया। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो जो सिंटैक्स एरर जो है हमारे सामने आएगा। अब इसमें अगली डेफिनेशन वाली बात की थी कि रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, और उन रूल्स को हम ओबे करते हैं तो सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर आता है। इसी तरह रिजर्व वर्ड्स क्या होंगे कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ रूल्स वर्ड दैट आर प्री डिफाइंड। ऐसे वर्ड जो कि प्री डिफाइन हैं और हर वर्ड का एक ख़ास मीनिंग है, उसको स्टूडेंट हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। और इन रिजर्व वर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हम आगे चल के बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं जी। अब कुछ हमने कल बात की थी कि सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। कहता है ऐसा फॉर्मेट
जिसको हम जहन में रखते हुए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं या सी लैंग्वेज का फॉर्मेट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे जब हम बात करते हैं, कल हमने कोड ब्लॉक में इसको टाइप करके भी देखा था। सबसे पहले टॉप पर हेडर फाइल होती है, ठीक है, जो कि किससे शुरू होती है साइन से, इंक्लूड, जैसे यहाँ पे हमने हेडर फाइल ऐड की हुई stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब भी हमने अपने सी प्रोग्राम के अंदर डाटा जो है इनपुट करवाना है या प्रिंट करवाना है, उस सूरत में सबसे पहले हमें उसकी हेडर फाइल जो है जिसके अंदर उस हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड तमाम डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, वो इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होगी। फिर दूसरा उसका हिस्सा वाइड मेन, जिसको हम मेन सेक्शन कहते हैं, और मेन सेक्शन के अंदर हमारा एक्चुअल काम होता है करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज और प्रिंट एफ, जैसे यहाँ यूजीआई लिखा हुआ है, इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, बॉडी फंक्शन। तो हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के जो है वो 3 हिस्से बनते हैं। सबसे पहले वाला हिस्सा जो है ये हमारा जो 1 नंबर पे आएगा, ये हमारा हेडर फाइल होगी, और इसी तरह स्टूडेंट जो नंबर 2 पे होगी ये बेटा हमारी क्या होगी, मेन सेक्शन होगा, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पार्ट है इसको हम कहेंगे ये हमारी इसकी बॉडी है। बॉडी मीन कि वो जो एक्चुअल प्रोग्राम ने काम करना है स्टूडेंट वो किसके अंदर करेगा, उसकी बॉडी के अंदर करेगा। तो ये 3 पार्ट जो हैं मेन इसके बनते हैं किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के। ये हमने कल इस पर थोड़ी सी बात की थी। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल। अब स्टूडेंट हेडर फाइल जो है, हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब हेडर फाइल्स के अंदर लाइब्रेरी के फंक्शन पहले से ही जो है वो स्टोर शुदा है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब ये फंक्शन हमने नहीं बनाए, जिसने सी लैंग्वेज बनाई। अब सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज बनाई तो उसने जो हेडर फाइल्स के अंदर कुछ बिल्टन फंक्शन रख दिए, जिसका काम क्या होगा कि जैसे ही मैंने कोई, मैं सपोज करें मैं इनपुट आउटपुट का काम करवाना, तो मैंने पहले उसकी हेडर फाइल ऐड करवानी है, और उस हेडर फाइल के अंदर जो तमाम जो मैं वर्किंग करवा रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, ठीक है। बस बिल्कुल ऐसे ही कि आपने अगर फ़ैन जो है वो ऑन करना है तो जब तक लाइट नहीं होगी, लाइट में मैं उसका स्विच ऑन नहीं करूँगा तो फ़ैन जो है वो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब तक जो मैंने सी लैंग्वेज के अंदर काम करवाना है उस काम से रिलेटेड जो उसकी हेडर फाइल्स हैं, शुरू में जब मैं ऐड नहीं करूँगा, जो मेरा जो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर काम नहीं होगा। तो हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, यानी लाइब्रेरी मीन बिल्टन है, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। These tasks include all the input out operation and the mathematical operation। यानी हमारे प्रोग्राम ने जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन काम करने होते हैं, और वो सारे काम हमने कहाँ करने होते हैं, अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की बॉडी के अंदर करने होते हैं। उन सब की हेडर फाइल मैंने ऐड करवानी। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। सिंटैक्स आपने लिखना है, यानी हमेशा ज़हन में रखें जो हेडर फाइल है वो कहाँ से शुरू होती है, हैश साइन से शुरू होती है। फिर इंक्लूड शामिल करो और उस हेडर फाइल को, जो कंपाइलर है वो उसको फ़ौरन ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो प्रोग्राम बना रहा है उसने ये फ़लाँ जो फाइलें हैं, फ़लाँ फंक्शन जो हैं अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अब कुछ हेडर फाइल्स हैं जैसे इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब जो स्टूडेंट हेडर फाइल है इसकी एक्सटेंशन होती है .h, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी मैंने अपने, अब ये वाहिद फंक्शन है आपका, लाइब्रेरी फंक्शन है जो आपने ऐड करना है, वाहिद हेडर फाइल है जो आपने हर हाल में अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के टॉप पे, ज़हन में रखें हेडर फाइल कहाँ लगती है, प्रोग्राम के टॉप पे, शुरू में सबसे पहले हम हेडर फाइल ही लगाते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट करवाना है या मैंने प्रिंट करवाना है तो उस सूरत में मैंने हेडर फाइल को ऐड करना है। तो अब जब भी अब हमारे प्रोग्राम में इनपुट के लिए हम आगे चल के बात करेंगे, हमारे पास जो
कीबोर्ड से अगर हमने डाटा इनपुट करवाना तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ होगा। फिर डाटा प्रिंट करवाने के लिए हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे प्रिंट एफ। तो ये दो प्रिंट एफ ख़ास तौर पे हमने हर प्रोग्राम में लगाना होता है। तो जब हमने प्रिंट एफ फंक्शन को अप्लाई करवाना है तो पहले उसकी हेडर फाइल जो है प्रोग्राम के टॉप पे ऐड करेंगे, और वो हेडर फाइल कौन सी है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये डेफिनेशन भी आ सकती है, इसमें MCQ भी बन सकती हैं। तो हेडर फाइल किस साइन से शुरू होती है, हैश से, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, .h। तो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। प्रोग्राम के अंदर डाटा मैंने इनपुट करवाना है या डाटा मैंने प्रिंट करवाना है तो हर हाल में मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ऐड करवानी है। दूसरी स्टूडेंट हेडर फाइल है math.h। ये भी हम आगे चल के कुछ प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। जब भी मैंने कोई मैथमेटिकल फाइंड करना है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अंडर रूट फाइंड करना है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का, तो मुझे जो है उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करवानी पड़ेगी एट द टॉप ऑफ द सी लैंग्वेज प्रोग्राम। और स्टूडेंट उस हेडर फाइल का नाम क्या है, math.h। stdio हमने हर हाल में ऐड करवानी होती है। math.h हम सिर्फ उसी सूरत में ऐड करवाएंगे जब मैंने अपने उस प्रोग्राम के अंदर कोई मैथमेटिकल वर्किंग करनी है। इसी तरह थर्ड है string.h। अब स्ट्रिंग ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी किसी चीज़ को हम डबल कोटेशन में बंद कर दें तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो आगे चल के हमारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होंगे जिसमें मैंने पूरा नाम इनपुट करवाना है कि मैं अपना पूरा नाम, कंप्यूटर जो है मेरे से, मैं स्कैनर फंक्शन लगाऊं और मैं अपना पूरा नाम कंप्यूटर को दूं और वो जिस वेरिएबल में स्टोर करे उसको डिक्लेयर करवाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने string.h हेडर फाइल ऐड करवानी है। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, MCQ में बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी इनपुट आउटपुट के लिए stdio.h, इसी तरह अगर आपने मैथमेटिकल काम करना है math.h, आपने जो है कुछ स्ट्रिंग यानी पूरा नाम अपने प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर एंटर करवाना, या और कोई सिटी नेम, कंट्री नेम जिसमें बहुत से करैक्टर्स हैं, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स हैं, तो उसमें आप string.h जो ऐड करेंगे। और आखिरी हेडर फाइल है cuneo.h। वैसे बहुत सी होती हैं, हमारे सिलेबस में थोड़ी सी हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी जब भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट get.ch लगाऊंगा, ठीक है, get.ch जो है वो हम सेकंड चैप्टर में गेट लेना ch करैक्टर, तो get.ch के लिए हम जो है वो इनपुट आउटपुट फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो cuneo.h, और कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट दूसरा सेक्शन है मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन। अब हमारा आखिरी चैप्टर है फंक्शंस का, जिसमें हम इन डिटेल बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हमारे सी लैंग्वेज के अंदर एक जो फंक्शन है वो कंपलसरी होता है और उस फंक्शन का नाम क्या है जी, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन, यानी मेरे एक्चुअल जो वर्किंग है मेरे प्रोग्राम की, जो ऊपर हेडर फाइल ऐड की है वो आपने ऐड की है कि आपने वर्किंग क्या करनी है। जो मेरा एक्चुअल वर्किंग है, जो मेरा सी प्रोग्राम का असल जो काम है वो कहाँ से शुरू होगा, हमारा मेन फंक्शन से शुरू होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाइड मेन, उसके बाद जो भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग, और यहाँ पे मैं सारी वो स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो उसने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तीसरा पार्ट है बॉडी फंक्शन। अब एक्चुअल मेरा काम बॉडी के अंदर होगा, तो मेन सेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इंक्लूड एवरीथिंग इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा, जो मैंने एक्चुअल वर्किंग अपने प्रोग्राम के अंदर करनी है, वो सारी की सारी कहाँ पे होगी, मेरी बॉडी फंक्शन की होगी। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन साइड द मेन फंक्शन इन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। ये ब्रेसेस हम ऊपर बात कर चुके हैं यहाँ। दी स्टेटमेंट आर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इस स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये मेरे प्रोग्राम की बॉडी है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम आपको दिखा भी देता हूँ। कोड ब्लॉक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम कोई सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो पता चल जाएंगी, ठीक है। बस सपोज करें कि यहाँ से कोई मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये आपको टॉप पे जो है ये हेडर फाइल नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें ये आपकी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये भी एक आपकी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड cuneo.h। तो ये दोनों किस पोर्शन में आएंगी, आपका हेडर सेक्शन है। तो मेरा एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा, ये मेन सेक्शन है। ये मेरा क्या है, मेन सेक्शन है। सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करवाते हैं अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। ये दो क्या है, हेडर फाइल, ये क्या है, मेन सेक्शन।
अब मेरा जो एक्चुअल वर्किंग है वो कहाँ से शुरू होती है, इस बॉडी में। ये देखें दोनों उसने हाईलाइट कर दी। तो ये जितने भी मैंने काम किया हुआ, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, यहाँ मैंने प्रिंट करवाया, स्कैनफ यूज़ किया हुआ, यहाँ मैंने कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरा क्या है, बॉडी फंक्शन। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें स्टूडेंट आपको आनी चाहिए। ये इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। हेडर सेक्शन को ऐड करवाएं, ये मेरा मेन सेक्शन है और ये मेरा क्या है, बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब आ जाएं हम अपने रूटीन स्लाइड पे चलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई कि सी लैंग्वेज में जो उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 3 पोर्शन बनते हैं। सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। नंबर 2 पे आपका जो है मेन सेक्शन, और मेन सेक्शन जो है हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेन सेक्शन से शुरू होता है, और हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन ज़रूर होता है। वैसे हम बहुत से और भी फंक्शन बना सकते हैं, वो स्टूडेंट हम चैप्टर 5 में बात करेंगे। एक्चुअल जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से सी लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू होना है वो मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रोग्राम की बॉडी लिखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के हवाले से, उसको ज़हन में रखिएगा। ये MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि ईच स्टेटमेंट एंड विद सेमी कॉलन, कि सी लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिखें तो स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन ज़रूर डालें, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कि आप जब तक उसके एंड पे स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम जो है वो आपको एरर देगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एंड पे देखें ये सेमी कॉलन डाले हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा सेमी कॉलन, ये नज़र आ रहा होगा, ये सारे सेमी कॉलन डाले हुए हैं। तो अगर ये मैं सेमी कॉलन नहीं डालता तो मेरा जो कंपाइलर है वो मुझे एरर देगा। ये देखिए ये भी सेमी कॉलन है। तो स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कॉलन ज़रूर डालने हैं, अदरवाइज जो कंपाइलर है वो आपको एरर देगा। तो ये रूल है। सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अब सी लैंग्वेज में ये एबिलिटी है कि वो अपर केस और लोअर केस लेटर को आइडेंटिफाई करता है, उसमें फ़र्क रखता है। कि सपोज़ करें कि मैंने स्मॉल इंट लिखा हुआ है, ठीक है जी, स्मॉल इंट ये इसको एज अ रिजर्व वर्ड लेगा, कैपिटल इंट उसको एज अनदर वर्ड लेगा। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट रखता है, दोनों को दो डिफरेंट तरीक़ों से डील करेगा। तो आपने सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शंस हैं उसको आपने किस में लिखना है, लोअर केस लेटर में। और जब भी आप किसी भी चीज़ को सपोज़ करें कि मैंने फादर नेम जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, फिर फादर नेम मैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा कि ये बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जो फादर नेम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और जो फादर नेम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, अपर केस लेटर में लिखा हुआ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी अगर आपने इंट जो है प्रोग्राम में जब वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, आपने इंट लिखा है तो वो उसको स्मॉल लेटर में लिखा है, लोअर केस में लिखा है तो उसको और तरीके से डील करेगा। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखा है तो उसको और तरीके से डील करेगा। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि इसमें ये एबिलिटी है कि ये अपर केस और लोअर केस लेटर यानी अपर लोअर यानी छोटे और बड़े जो लेटर्स हैं उनमें फ़र्क रखता है। कि अगर आप एक चीज़ बड़े लेटर में लिखेंगे तो उसको किसी और तरीके से डील करेगा, अगर वही चीज़ अगर हम छोटे लेटर में लिखेंगे तो सी लैंग्वेज किसी और तरीके से डील करेगी। तो यही वजह है कि सी लैंग्वेज को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। The sequence of the statement in C language program should be according to the sequence in which we want our program. अब ये हम आगे चल के हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो 3 है, उसमें हम बात करेंगे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, लूप। हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जिस सीक्वेंस से लिखा होगा हमारा प्रोग्राम उसी सीक्वेंस के साथ चलेगा, ब्रेक नहीं होगा। देखिए ये आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं होगी। अब देखिए जो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक में आपको सारी नंबरिंग भी नज़र आती है कि नंबर 1 स्टेटमेंट चलेगी, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 4 चलेगी, 5, 6, 7, 8, इस तरह एक तरतीब से प्रोग्राम चलेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्राम जो है लाइन नंबर 13 पे चला तो फिर 2 चलना शुरू हो जाए, 2 पे आ जाए, 2 के बाद ये 8 पे आ जाए, 8 के बाद ये 12 पे आ जाए। तो सी लैंग्वेज में आपने जिस सीक्वेंस के साथ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, कंपाइलर जब उसी सीक्वेंस के साथ इसको एग्जीक्यूट करेगा कि लाइन नंबर 1 के बाद 2 ही चलेगी, 2 के बाद 3, 4, 5, एक तरतीब से वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो ये जो चीज़ है उसने यही बताई हुई है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी। हम जिस तरह चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस तरह चले कि लाइन नंबर 1 के बाद ये 2 चलाए, 2 के बाद 3 चलाए, 3 के बाद 4 चलाए, तो उसी सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट करेगा।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमेंट्स के हवाले से, कि कमेंट्स क्या होते हैं, और ये लॉन्ग के हवाले से भी पूछा जा सकता है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हम कुछ ऐसी लाइंस लिखते हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता। हम उसको ये कह लें कि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, हम अपनी याददाश्त के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं कि सपोज़ अगर ये मेरा प्रोग्राम है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ ना कुछ लिखना है ताकि सिर्फ मुझे याद रहे कि ये क्या है जी, मेरी हेडर फाइल है, ये एक हेडर फाइल है जी सिर्फ, और ये कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ मैं करता हूँ जी ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये मेरा क्या है जो कमेंट है, ये इसको जो कंपाइलर है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा। ये सिर्फ मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे क्या वर्किंग। बाद दफ़ा ये होता है कि हम अपना कोड जो है किसी और बंदे को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो कुछ लाइनें हम फर्दर उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए साथ लिख देते हैं, तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ कमेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे कमेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे, और कहीं भी लगा सकते हैं आप, शुरू में लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दें, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है, कोई सा भी लगा दें, दिस इज़ अ प्रोग्राम, ये मैंने एक कमेंट लगाया हुआ है। तो कंपाइलर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। वो प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से, इधर से, इन चीज़ों से उसकी कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरे कमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा जी, कमेंट्स आर यूज टू गिव सम एडिशनल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम इफ़ रिक्वायर, यानी लगाने ज़रूरी भी नहीं है कि आपने हर हाल में कमेंट्स लगाने ही लगाने हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कोडिंग बड़ी लंबी चौड़ी है, आप खुद भूल सकते हैं, या आपने जो एक कोडिंग की हुई किसी और बंदे को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिसको सी लैंग्वेज का पता है, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है। आप चाहते हैं कि यार जो मैंने ये पूरा कोड अगर बहुत लंबा चौड़ा 200 या 250 लाइंस का मैंने कोड लिखा हुआ है, तो कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अगर मेरे कोडिंग को समझना चाहे तो बजाय कि वो एक एक लाइन को रीड करे तो वो कमेंट्स को रीड करता जाएगा कि यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पे ये किया गया, तो फर्दर इंटरप्रिटेशन। दोबारा ध्यान में रखें, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर आपने लिखना वेल डन, ना लिखें तो कमेंट्स लिखना ज़रूरी नहीं है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर को उसको कोई गर्ज नहीं होती, ठीक है, और वो कोई एरर भी नहीं है। आई डू नॉट गेट एग्जीक्यूट, और उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करता। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया कि आखिर हम कमेंट्स लिखते क्यों हैं, लिखने ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, ख़ास तौर पे मैट्रिक में, सेकंड ईयर में इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं होती, तो हम कमेंट्स नहीं लिखते। जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं उनकी कोडिंग जो है वो बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जब वो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो कमेंट्स लिखते हैं। तो इसमें इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला क्या होगा, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड आवर कोड, कि मैंने अगर कोई 200-300 लंबी कोडिंग लिखी हुई है तो कोई और दूसरा बंदा मेरी कोडिंग को समझना चाहे, ये अलग से पूछा जा सकता है कि कमेंट्स के आखिर पर्पज़ क्या है। तो पहला पर्पज़ क्या है कि कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा पर्सन अगर आपकी कोडिंग को पढ़ना चाहे तो वो जस्ट कमेंट्स को देखता जाए और उसको बात समझ आ जाए। दूसरा इसका पर्पज़ क्या है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। बस अब जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, डेवलपर है, अब उसने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे। अब हो सकता है कि 8-10 साल पहले जो उसने किसी को प्रोग्राम बना के दिया था, सॉफ्टवेयर बना के दिया था, तो अब उसको अपनी ही लॉजिक भूल चुका हो कि यार इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया था, इसमें मैंने कौन से लोकल वेरिएबल लिए थे, ग्लोबल वेरिएबल लिए थे, फंक्शन कितने डिज़ाइन किए थे, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हो सकता है 10 साल बाद भूल जाए। अब जब उसके पास सामने उसकी कोडिंग आएगी ना तो वो सिर्फ कमेंट्स को देखता जाएगा, ठीक है। जब उसको काफ़ी अरसे बाद जब उसको प्रोग्राम रीड करना पड़ रहा है तो बजाय कि एक एक लाइन को रीड करे, जस्ट कमेंट्स को देखेगा और वो उसको अपनी ही कोडिंग समझ आ जाएगी। और इसके स्टूडेंट जो हैं वो 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और जो है आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स, और इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखते हैं आज क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टाइप्स को हम देखेंगे। आज स्टूडेंट हमने जो है मेन चीज़ें जो हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में देखी हैं, उसमें जो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर को देखा, कैसा फॉर्मेट जिसमें हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर के 3 पार्ट है, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, ये हमेशा टॉप पे लगाते हैं, और इसकी एक्सटेंशन क्या आती है, .h, और ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होता है, ठीक है। और इसके अंदर इनपुट और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके इसके अंदर होते हैं। और इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, इंक्लूड हेडर फाइल नेम,
उसके बाद इसमें इसकी 3 चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की थी, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, math.h मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए, sting.h जब हमने स्टिंग इनपुट करवानी हो, canonian.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। फिर हमारा मेन सेक्शन आएगा। हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम मेन सेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को सेमी कॉलन से एंड करें, और सी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे क्या मुराद है कि ये अपर केस और लोअर केस में फ़र्क रखती है। और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपने लॉजिक डिज़ाइन के उसके मुताबिक करवानी है। फिर हमने लास्ट में शुरू किया था कि कमेंट्स क्या होते हैं, एडिशनल एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोडिंग, ठीक है। और ये लगाना ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी आप कमेंट्स लगाएंगे कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका कोड को दूसरा बंदा समझना चाहते हैं तो उसके लिए आसानी होगी, या आप अपने ही बनाए कोड को काफ़ी अरसे बाद आपने देखा और आप अपनी ही लॉजिक को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सिंपल देखेंगे और आपको बात जो है समझ आ जाएगी। इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।